क्योंकि एनडीए गठबंधन में मुझे बहुत मजबूत नहीं दिख रहा है, लेकिन वो भीड़ कितना वोट में कन्वर्ट होगा ये बहुत बड़ा विषय तो दिख रहा है ना कि घर में बेटा बेरोजगार बैठा हुआ चीज है ना। बिहार को पहले नहीं दिया, बिहार को दिया और इलेक्शन के पर्पज से दिया। इनके ऊपर ये चार्जेज है कि बीजेपी की बी टीम है जी, ये आरोप लगे थे। नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी, मेरे साथ हैं प्रोफेसर विजय वर्मा जी जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में और नालंदा बिहार के रहने वाले हैं। बिहार की राजनीति में पूरी पकड़ है, लंबा एक्सपीरियंस है। हम बिहार 2025 चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे कि बिहार में माहौल क्या है, शिक्षा की बात करेंगे, सुरक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, लोकल इश्यूज की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे और वहाँ के पलायन की भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे दो एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ साथ प्रशांत किशोर के उदय की। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल द पिलर पर। बिहार चुनाव 2025 में सर 23 नवंबर को पिछली विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, संभवतः नवंबर में इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो माहौल क्या लगता है सर आज की डेट में आपको? सोलंकी साहब, मेरे ख्याल से आज की तारीख में कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत आसान तो नहीं है जी, वो बिहार की धरती का। हाँ, और 23 नवंबर तक गठन होना है, तो आप ये माने कि इलेक्शंस के जो कुछ दिन पहले के जो कवायद रहेंगे, कौन किधर भागता है, कौन किसको तोड़ता है, कौन किसको जोड़ता है, वो बड़ा। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आज की बात करें जी, तो मुझे तो कांटे की टक्कर दिखती है, कांटे की कोई कम नहीं है। सर ये कहा जाता है चुनाव में, विशेष तौर पर बिहार की हम बात करें तो लास्ट के जो 2-4 दिन होते हैं, जो 2-4 दिन लास्ट के, और 24 से 48 घंटे होते हैं, जो उसमें 10% वोट होता है जो अंतिम समय फैसला लेता है, वो अंतिम समय। हाँ, बिल्कुल। वो क्या फैसला ले सकता है सर? अब देखिए क्या मुद्दा उसके दिमाग में है, क्या चीज़ सोच के कर रहा है ना। ये प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है, मेरी नज़र में तो आसान नहीं है। एक तरफ क्योंकि एनडीए गठबंधन में मुझे बहुत मजबूत नहीं दिख रहा है जी। अगर नीतीश कुमार बहुत हेल्दी होते, हाँ, ये इशू है सर उनके साथ में। हाँ, मतलब ये एक इशू है जी। और बीजेपी कोई फेस नहीं सर आज डेट में, कोई चेहरा नहीं है हम बिहार में। नीतीश के अलावा कोई फेस बहुत कॉमनली एक्सेप्टेड फेस नहीं हो सकता है ना। बाकी इगड़म तिगड़म करके तो किसी न किसी को प्रोजेक्ट कर ही देते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं। अगर होता तो ऑलरेडी किसी को प्रोजेक्ट करके सामने फेस रखते, तो है ना। और इधर इंडिया गठबंधन जो है, इसमें जो नई जो घटनाएं हुई है, राहुल का इमरजेंस वहाँ है, भीड़ देख के भी कुछ लगता है, लेकिन वो भीड़ कितना वोट में कन्वर्ट होगा, ये बहुत बड़ा विषय होता है, बड़ा माने गंभीर विषय है। हाँ, बुनियादी भी और बहुत सीरियस मुद्दा है जी। क्योंकि कन्वर्जन जो होता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, फिर उसमें गवर्नेंस का भी इशू है, सरकार जिसके साथ है। हाँ, डीएम और एसपी मिला जुला के कुछ खेल तो कर ही देते हैं, है ना। तो मान लीजिए, और इस पूरे चर्चा में जो मुझे लगता है एक्चुअली बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ये विधानसभा का इलेक्शन, हाँ, लोकसभा का नहीं है, लोकसभा का नहीं है। छोटे से वोट बैंक भी इधर से उधर हुआ, पासा पलट जाता है। मतलब 1000, 2000, 3000, 4000, इसमें मान लीजिए 30% भी दाएं बाएं हो गया तो फिर वोट किधर बैठेगा कहना बहुत मुश्किल है। ज्ञान और बुद्धि की धरती कहा जाता है बिहार को, और बिहार से जो इंटेलेक्चुअल लोग निकलते हैं उसके बाद पूरे देश में क्या पूरे विश्व में नाम रोशन करते हैं। क्योंकि दुर्भाग्य है सर बिहार का कि लौट के बिहार नहीं जाते, बिहार का विकास नहीं कर पाते। देखिए, मैं इसको ऐसे नहीं देखूंगा। जी बताइए। आपका सवाल शायद पलायन और माइग्रेशन को लेके है, इशारा उधर है। जी, देखिए अब पूरी दुनिया जो है ना, उसमें पलायन एक वर्ड है, पुल एंड पुश फैक्टर है, माइग्रेशन हो रहा है। माइग्रेशन लोकल टू सिटी हो रहा है, सिटी टू सिटी कैपिटल हो रहा है, नेशनल कैपिटल हो रहा है, फिर विदेश हो रहा है। तो सर जो एक बार निकल गया वो वापस कहाँ आता है? जो इंडिया से ही बच्चा बाहर चला गया वो 5% नहीं आता। बिहार की एक खासियत बता दो, बीच में रोक रहा हूँ सर मैं आपको। जो नींव खुदती है किसी बिल्डिंग की, नींव बिहारी खोदता है, बिल्डिंग बनाता है ज़्यादातर बिहारी बनाता है, काम करने वाला बिहारी होता है। अब स्थिति यह है कि सीईओ भी बिहारी है उस बिल्डिंग का, उस फैक्ट्री का या उस कोई भी इंस्टीट्यूट है उसका। लेकिन इसे बिहार में क्यों नहीं सर? बिहार के बाहर ही क्यों है? बिहार में क्यों नहीं पैदा की जा रही इस तरह की सिचुएशन या विकास कह सकते हैं इससे आप? ये जो आपका सवाल है ना, ये पॉलिटिकल कम है और सोशोलॉजिकल ज़्यादा है। नहीं, वहाँ से पॉलिटिकल पर चलेंगे सर हम। मैं आ रहा हूँ। जी।
देखिए दिक्कत है, मजाक में हम लोग एक लाइन बोलते हैं कि हमारे बिहार में ना या तो टॉप फ्लोर होता है या ग्राउंड फ्लोर होता है, बीच का फ्लोर गायब होता ये सच है सर। है ना। तो ये एक समस्या है कि जो निकल गया वो बहुत आगे निकल जाता है ना। जी तो नेचर थोड़ा सा है, सोसाइटी हमारा बहुत सिंपल भी नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट। और मतलब मैं एज ए टीचर बात करूं तो हम अपने बच्चों को इन जनरल बताते हैं कि अगर तुमको लाइफ में अच्छा करना है तो सबसे ज़्यादा अपने रिश्तेदार से बचना है तुमको नहीं तो आगे बढ़। तो बिहार नहीं जाना है। हाँ नहीं, वो एकदम क्लियर है। मैं यूपीएससी से रिलेटेड हूँ, जी, मैं जी, बच्चों जी। को साफ बोलता हूँ तो बिहार का विकास कैसे होगा सर मेरा? विकास तो काफ़ी हो रहा है। जब बच्चे वो आगे ही जा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं, पैसे तो लग रहे हैं ना बिहार में, वो तो पूरी दुनिया का खेल है। हाँ, केरल का यही इशू है, केरल से भी बहुत लोग माइग्रेट किए। आपका पंजाब एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जी पैसे अगर बाहर जा रहे हैं तो फिर आ भी रहे हैं ना, वो कमा के भी आ रहे हैं। दोनों एस्पेक्ट है। दोनों सिर्फ अंतर नहीं है सर, बाकी स्टेट का विकास हो रहा है, बिहार का विकास नहीं हो रहा है सर। शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए दिल्ली एम्स में आना पड़ता है, बहुत बड़ा सर ये इशू है। देखिए कुछ स्टेट का जो लोग है ना जी वो बहुत माइग्रेटरी नेचर का है, जैसे बिहार भी है, केरला है, पंजाब है, ये सब बहुत माइग्रेटरी नेचर का है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूँ। जी मेरी स्कूलिंग बोकारो से हुई है। बोकारो एक बड़ा फाइन सिटी रहा है। जी स्कूल एजुकेशन आज भी कम से कम 8-10 स्कूल इंडिया के लेवल का है, लेकिन अगर वहाँ आप आईआईटी खोल दीजिएगा ना जी तो अब बोकारो का बच्चा ही चाहेगा कि मैं यहाँ ना पढ़ूँ, अब बाहर जाऊँ। ये एक चीज़ मैंने देखा है, जी राइट। जैसे आईआईटी भी खुल रहा है, एनआईटी जी, तो जी। हर जगह है। हाँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो साइकोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड उसमें बड़ा क्लियर है कि 11-12 तक बापा के साथ रहना है, ठीक से पढ़ना है, फिर बाहर निकलना है तो निकल जाना है। ये बिहार की बैकग्राउंड है। हाँ, ये अब आते हैं बिहार की राजनीति पे। चुनाव 2025 की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ी यात्राएं की हैं, वो करीब करीब पूरे बिहार को छुआ है। बिल्कुल बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा और रात को भी देख रहे, रात के समय सर उनके यहाँ लाखों की भीड़ थी और युवाओं की भीड़ थी, उसमें महिलाएं भी थी सर। बिल्कुल वो है इनको। राजनीति में चुनाव में क्या माहौल बनने दिखता है आपको? मैंने कहा ना कि बहुत कांटे की टक्कर है, लेकिन दिक्कत मुझे वहाँ नहीं दिख रहे। माहौल एक चीज़ है, वो माहौल कितना कन्वर्ट होता है वो दूसरी चीज़ है। फिर जो वेस्ट बंगाल में बोलते थे ना, ममता बनर्जी बोलते खेला होवे, तो खेला होवे तो उस समय जो खेला होगा लॉबिंग का, नेक्सस का, जो डीएम जो खेला करता है रातों रात, वो तो अलग बात वोटर की कर रहे हैं, फेयर बात कर रहे हैं। फेयर इलेक्शन होगा सब मान के चलते हैं सर, फेयर ही होगा सर। फेयर होगा तो आप मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन एक बहुत मजबूती के साथ टक्कर तो देगी। अभी देखा होगा आपने सर, एनडीए गठबंधन भी अपने आप में कम नहीं है। अमित शाह जी जो गृह मंत्री उन्होंने कमान संभाली है, भले ही धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया है, कुशवाहा जी को सॉरी अपने डिप्टी सीएम यूपी को सह प्रभारी बनाया है, लेकिन कहते कमान खुद अमित शाह जी के हाथ में रहेगी और वो चाहते कैसे भी बिहार को जीतें। ठीक है, तो हर कोई चाहेगा कि जब तो उनकी रणनीति हो, चाणक्य बोला जाता है, राजनीति के चाणक्य हैं वो, तो क्या लगता है कि मतलब इंडिया गठबंधन टक्कर दे पाएगा फिर ऐसी स्थिति में? चाणक्य मुझे तो नहीं लगता कि वो चाणक्य हैं, है ना। मैंने मेरी समझ नहीं है ऐसे। वो कई बार लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं सर। वो ठीक है, वो जीत रहे हैं तो उसको गुजरात में तो कई साल से जीत रहे हैं सर वो ठीक है, वो समय का खेल होता है ना। वो मुझे ऐसा नहीं लगता, वो कई बार होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स को मैं बहुत डीप तरीके से देख रहा हूँ, है ना। कांग्रेस एक लंबे समय तक रूल की और उसका जो निगेटिव था इनको उसको इनकैश करने का बहुत अच्छा अवसर मिल गया, तो उस एस्पेक्ट से मैं देख रहा हूँ। तो लेकिन देखिए बिहार में एक जो इशू है ना कि एनडीए तरफ से हु वुड बी द चीफ मिनिस्टर जी, और निश्चित रूप से अगर मुझसे आप पूछे तो नीतीश हैज बीन ए वेरी गुड चीफ मिनिस्टर। नहीं उनकी घोषणा की जा चुकी है सर, नीतीश ही होंगे। नहीं वो ठीक है, होंगे वाले, लेकिन अभी जो हेल्थ इश्यूज एंड दिस एंड दैट है उसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम नजर आ रहा है। तो वोट बैंक खिसकेगा, एक कंसिडरेशन तो है जी, क्योंकि लोगों को ये पता है कि अगर हम वोट नीतीश जी के नाम पे दे रहे हैं जी, और वहाँ जो लॉबिंग है नीतीश के आसपास एक कोकस बोलते हैं उसको बिहार में भुंजा पार्टी बोलते हैं, हमारे ओवरऑल कोकस बोलते हैं, इंग्लिश में किचन कैबिनेट बोलते हैं, लूज भाषा में चंडाल चौकड़ी बोलते हैं। तो ये सारे जो हैं तो वो पूरा खेला कर सकते हैं, मतलब वो
क्योंकि अभी इधर अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया से लेके मीडिया हाउसेस तक, है ना, नेताओं पे बड़े आरोप लगे हैं। वो आरोप पे आएंगे सर, हम आरोप पे आने वाले हैं अभी हम। हाँ, तो इसलिए जनता क्या सोचेगी ये तो वही बता पाएगी, लेकिन अभी आपको पता ही होगा कि 10,000 रुपये, उसमें भी आएंगे सर, वो आएंगे, हाँ। बोला टीए डीए, ये क्या नाम है, जीएसटी, और वो 10,000 रुपये। हाँ अगला प्रश्न यही है मेरा सर, जो टीए डीए बढ़ा, जीएसटी दर कम की गई, जैसे बताओ दिल्ली इलेक्शन से पहले इनकम टैक्स की जो स्लैब था 12 लाख तक कर दिया, उसका बेनिफिट मिला दिल्ली सरकार बनाने में। तो वो लोग बताए जा रहे हैं, अभी इंटरव्यू में बता रहे थे हमें, तो जीएसटी और टीए डीए और 10,000 की जो एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने के लिए महिलाओं को, जो करीब 75 लाख महिलाओं को बिहार में दिया गया है, इसका प्रभाव कितना समझते हैं आप? नहीं, हम वही देखना है ना कि कितना इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ के लोग का ये कंसिडरेशन तो है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कंसिडरेशन है, जिसमें जाति एक बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ सर, है ना, वो अगला प्रश्न वही था मेरा। हाँ, मैंने वो भी है। तो ये सीए डीए और ये सब जो जीएसटी है, ठीक है, क्योंकि हमारा दरें कम हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन लाभ तो मिलेगा सर। एक तरह के लाभ की बात नहीं है ना, दूसरा भी तो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि हम आएंगे तो हम ये दे देंगे। हाँ वो तो है ना, वो देंगे, ये इन्होंने दे दिया ऐसा कहना है उनका। नहीं दे दिया, लेकिन वो कह रहे हैं हम बेटर देंगे, हम आपको ज्यादा। ऐसे बता दो, तेजस्वी कहते हैं कि ये स्कीम हमारी थी, चुरा ली है। और दूसरा, हमारे पास और बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं, ये चुरा भी नहीं सकते, उससे अच्छी बेहतर स्कीम है हमारे पास में, तेजस्वी का दावा है ये। वो ठीक है, दावा अपनी जगह है, अब यही देखना है ना कि कितना ये सब वर्क करता है रियल में, कितना ये सच में धरती पे ट्रांसलेट होता है वोट के टर्म में, ये देखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में आपको ध्यान होगा सर जी, भूपेश बघेल की सरकार थी, और वहाँ पे विपक्ष ने, उस समय जो विपक्ष था भूपेश बघेल की, उन्होंने मेहतारी करके फॉर्म भरवाया था, मेहतारी योजना इतना सफल हुआ कि ये मान के चल रहे थे कि सरकार रिपीट होगी, किंतु मेहतारी फॉर्म ने वो सत्ता बदल दी। तो ऐसा ही कहीं स्कीम यहाँ तो नहीं है ये? मैं कह नहीं पाऊंगा ये, चूंकि मैं बहुत डीपली चीजों को देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक वोट नहीं बदल पाएगा, एक फैक्टर नहीं मुझे दिख रहा मतलब ना। ये चारों टीए डीए जीएसटी और 10,000 रुपये, ये वोट में नहीं बदलेंगे सर? वो दिख रहा है, ये भी तो दिख रहा है ना कि घर में बेटा बेरोजगार बैठा हुआ है, ये भी तो दिख रहा है ना कि जाति का भी हमारे है कि नहीं है, जाति का इशू है कि नहीं है जी। ये भी तो दिख रहा है ना कि ये इन्होंने दिया है तो इसी समय क्यों दिया है, तो हाँ, ये कई तो सारे सवाल तो है ना, मतलब दिया तो क्यों, यही टाइम क्यों दिया। और अब ये डिपेंड करता है कि इसको कौन कैसे ले रहा है। मान लीजिए किसी के लिए 10,000 रुपया बहुत बड़ी चीज़ है जी, किसी के लिए उसको देख रहा है कि पति बेरोजगार है, बेटा बेरोजगार है, सर बैठा हुआ है, तो ये 5 किलो अनाज हमको कितना दिन काम आएगा। तो कैसे उसको, उसमें क्लास स्लैब जो है ना वो आपको देखना पड़ेगा, कास्ट स्लैब के साथ क्लास स्लैब है, फिर वो कितना क्या देख रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी ने इधर नौकरियां बहुत दी थी, वो सारा अगला वो आएगा, क्रेडिट तेजस्वी ने लिया है जी। इसके ऊपर हरियाणा वाले और दिल्ली वाले कह रहे हैं वादा तो हमसे भी किया था, राजस्थान वाले कह रहे हैं हमसे भी वादा किया था, बिहार को पहले दे दिया, हमको अभी तक नहीं दिया। हाँ, तो यही चीज़ है ना, बिहार को पहले नहीं दिया, बिहार को दिया और इलेक्शन के पर्पज से दिया, तो ये चीज़ें क्वेश्चन मार्क के तरीके से जा रही है ना। हाँ बिल्कुल, बात नौकरी की आ रही थी, मैंने कहा शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, जैसे दावा करते हैं सबसे ज़्यादा नौकरी मैंने दी जब मैं डिप्टी सीएम था। और सबसे बड़ी समस्या है कि एनडीए गठबंधन कोई भी नेता उसको खंडन नहीं कर पा रहा है कि तेजस्वी ने नहीं दी। वो कहते हैं नहीं सरकार हमारी थी, सीएम हम थे, वो कौन होते, इस तरह कह रहे हैं वो, पर खंडन नहीं कर पा रहे। और तेजस्वी का दावा कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी के साथ ये है कि उनको अभी उम्र कम है जी, लंबा चलना है, उनको ये भी पता है कि उनकी जो टीम में पहले क्या क्या गड़बड़ियाँ की है, सुधार कर रहे हैं, तो वो गलतियाँ वो रिपीट ना करें, क्योंकि जनता तो बहुत सेंसिटिव होती है ना। मतलब एक बार आपको सत्ता से उठाकर फेंक दिया तो फेंक दिया, तो आ गए, तो अब वो बहुत समझदार होकर बहुत मैच्योर तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि हम चीज़ों को पकड़ें। अब ये देखना है कि जनता उसको कितना एक्सेप्ट कर पा रही है ना, ये तेजस्वी के हाँ मतलब हाँ मतलब कैसे वो देखेगी फ्यूचर में। अगर वो एक चीज़ की गारंटी हर हालत में दे दें तो हमको लगता है कि लोग उसको उनको बहुत पॉजिटिवली लेगा, वो है लॉ एंड ऑर्डर। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे बड़ा जो उनके ऊपर आरोप है वो जंगल राज वाला वो जो पीरियड रहा, राहुल गांधी ने सीएम की समर्थन नहीं किया, जंगल राज को लोग याद कर लेंगे। हाँ मतलब ये एक इशू है, मैंने इसको मामूली तौर पे नहीं लिया जा सकता। और सच पूछिए तो ये लालू जी का एक पीरियड का जिसने बहुत अच्छा कई चीज़ें किया, उसमें ये बड़ा एक ब्लैक स्पॉट है। और उसी का दाग आज तक धो नहीं पा रहे। प्रॉब्लम यहाँ पे, अगर वो
एक चीज गारंटी दे दें कि जी। मैं अगर आया तो लॉ एंड ऑर्डर बियॉन्ड ए पॉइंट डिटोरेट नहीं करेगा। देखिए एक पॉइंट तक तो आप संभाल, जी उसके जी बाद नहीं जी संभाल सकते, जी बिल्कुल बिल्कुल। राइट। मतलब क्राइम को भी उनके साथ सर एक और दिक्कत है, पहली बार जो लालू जी मुख्यमंत्री थे उनके साले थे साधु यादव, वो आज की डेट में उनका जो संजय यादव साथी है और उनकी वो है बहन है, जो घर में फूट चल रही है, भाई फूट चल रही है। वो चलता रहता है, वो कोई इशू नहीं है, वो प्रॉपर्टी को लेके होता रहता है। तेजस्वी भैया भी चल रहा है, नहीं रोहिणी भी साथ में है। नहीं, वो ऑलमोस्ट सेटल्ड है नाउ, अच्छा। इट इज सेटल्ड। कोई तेजस्वी भैया वर्सेस वो तेज प्रताप भैया का कोई इशू नहीं है। रोहिणी आचार्य जो किडनी दिए लालू जी को और वो कह रही वो आ है कि जाएंगे, स्पेस है, कोई इशू नहीं है, इतना बड़ा स्पेस। पॉलिटिक्स में स्पेस बहुत लंबा चौड़ा होता है सर, है ना। जहाँ 20 आदमी का खाना बन रहा है तो 2 आदमी और एडजस्ट आराम से हो जाता है, उसी खाने में हो जाता है, वो कोई इशू नहीं है। वो एकदम आरजेडी में अब ये क्राइसिस लीडरशिप का मेरी नज़र में कहीं नज़र नहीं आता, मुझे नहीं आता। अब वो विपक्ष वाले अपना देते रहते हैं, उनमें क्या है, वो तो इनके पास भी कुछ नहीं है। अगर इन्हीं के पास है तो बता देंगे, नीतीश अगर नहीं तो फिर कौन, बता देंगे, तो है, कोई इशू नहीं है। मतलब एक जो मुझे चैलेंज लगता है ना कि वो गवर्नेंस वाला इशू, हाँ वो दाग धुलना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस उनको जनरेट करना पड़ेगा हर हालत में, नहीं तो दिक्कत। सर इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन की बात की हमने, तीसरा मोर्चा कहीं ना कहीं उभर के आ रहा है, वो है प्रशांत किशोर या प्रशांत पांडे जो कहते हैं, उनका क्या रोल देखते हैं आप बिहार की राजनीति में? देखिए मुझे स्पष्ट जो समझ में आता है वो ये है ना कि इलेक्शन में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा, नंबर 1 जी। ये कोई जीतने जा रहे हैं, इस कोई गलतफहमी किसी को नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं है जी। लेकिन ये कितने नेताओं के और किस पार्टी का कितना ही नक्शा खराब कर देंगे, गणित खराब कर देंगे सर, गणित खराब कर देंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मतलब ये आए थे, इनके ऊपर ये चार्जेज है कि बीजेपी की बी टीम है जी, ये आरोप लगे थे, और इन्होंने बड़ा बढ़िया से स्टार्ट किया, तेजस्वी खिलाफ किया था जी, जो भी है, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने टारगेट जो शुरू किया, ये फिर वहां से बीजेपी पे आ गए, नीतीश तक पहुंच गए। इनको लगा कि आरोप लगाना एक कला है, केजरीवाल की तरह दिल्ली में बहुत सारे केजरीवाल ने आरोप लगाए शुरुआत में, लेकिन इनके ऊपर भी तो आरोप है ना जी। वो क्या है? इनके सारे आरोप बहुत सिलेक्टिव आरोप है। अच्छा, खास लोगों पे है या खास जाति पे है? खास लोगों पे भी है, हाँ। खास जाति पे है, और कुछ को इन्होंने एग्जम्पशन दिया हुआ है कि नहीं उस पे हमको कुछ बोलना ही नहीं है। मतलब कुछ लोगों को या कुछ जातियों को नहीं बोलना है, जातीय नेताओं को? जातीय नेताओं को बिल्कुल नहीं, 50 नेता मैं अच्छा, सजातीय नेताओं पर नहीं बोलना है ऐसा? कहाँ बोल रहे हैं बताइए। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये तो, और बिहार का आदमी या यूपी बिहार का आदमी पॉलिटिकली इस चीज पे बहुत सेंसिटिव होता है। भाई आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, मान लिया, हाँ, डिग्री पे बड़े आरोप लगा रहे हैं जी। अब सोशल मीडिया से ही लोगों को ये पता लग रहा है, कुछ जो है ये 12th पास है जी, तो भाई आप 12th में और 9th पास में, मैंने हमको तो बहुत बड़ा फर्क नजर नहीं आता अगर उस एंगल से बात करें तो वो इशू नहीं है। तेजस्वी ने खंडन किया था कि मैं 9th पास इसलिए हूँ, तेंदुलकर की तरह क्रिकेट खेलता था मैं, तो मैं मान लिया हो तो ये भी कहेंगे हम भी कहीं बिजी हो गए थे जी। लेकिन सर हमारे बिहार यूपी में, खासकर बिहार के मिट्टी में जी, अगर आपने कलम पकड़ा है जी और आप 10वां और 12th और किए हुए हैं तो मेरा ख्याल है ये तो बहुत नॉर्मल शिक्षा है। नॉर्मल नहीं है, ये बेइज्जती है, बेसिक शिक्षा है। नहीं बेसिक नहीं कर रहा हूँ जी, ये कलम की बेइज्जती है, कलम की बेइज्जती है। अरे वाह, जी जी जी, बिहार के व्यक्ति 12th तक करे, कलम की बेइज्जती है, वो भी तब जब पापा डॉक्टर है, पापा डॉक्टर हैं, बिल्कुल सही बात है। एक है कि एक बच्चा जो है सामान्य परिवार से भी नीचे है, डिप्राइव्ड फैमिली का है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको तो वो भी अचीव करने के लिए बहुत स्ट्रगल, बिल्कुल सही बात है सर। तो हवा पानी बनाना अलग चीज है, तो मैं उस बारे में एकदम क्लियर हूँ कि वो ज्यादा, लेकिन नुकसान वो किसका किसका कर देंगे ये शायद प्रशांत किशोर को भी ठीक से नहीं समझ में आ रहा होगा, या जिन्होंने इनको आगे बढ़ाया, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, वहां जब सीट का वितरण होता है तो कास्ट एक, हाँ बिल्कुल, मतलब सारे मुद्दे एक तरफ, जाति बात एक तरफ। अब मान लीजिए कहीं पे सपोज कीजिए कि कोई मुस्लिम बहुल क्षेत्र जी, तो निश्चित है इनके पार्टी से भी कोई मुस्लिम खड़ा होगा जी, वो ज्यादा नहीं 4000 वोट काट दे, 3000 काट दे, 5000। सर ओवैसी ने यूपी में 2000-1500 काट करके नक्शा बिगाड़ दिया था, पूरा गणित बिगाड़ दिया था। तो अभी ओवैसी साहब तो थोड़ा समझदार हो गए हैं, पिछले बार तो ये भी नक्शा बिगाड़े थे, ये तो बिगाड़ देंगे। जी जी जी, तो वही वोट कटवा पार्टी कहेंगे आप।
आपको जो कहना है कीजिए, लेकिन वो वोट काट के किसी पार्टी का गर्दन तो काट ही दिया ना गणित बिगाड़ दिया पूरा भाई। पूरा। समीकरण बिगड़ जाएगा सर। अगर 15% भी इन्होंने डैमेज कर सर 5% में खराब गणित बिगड़ जाता है पूरा 5% पे सर। है ना, लड़ाई है तो 2-3% ही रह गई सर। वो तो रही गई सीट के नंबर में भी और परसेंटेज के नजर, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोग ध्यान नहीं देगा। जी जी जी। हाँ, मैं सर्वे बताया था बीच में सर, बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया यहाँ पे कि मतलब बहुत कांटे का मार्जिन है और ये इसमें वोट कटवा पार्टी होंगे। 38 से 39%, 40% तक है एनडीए का सर, 38 से 40, और 39 से 41-42 तक है इंडिया गठबंधन का। मतलब 1% के अंतर है सर। अगर 1-2% ये इन्होंने कहीं कर दिया तो किसी का भी तो नहीं तो यही सर भी बता रहा हूँ आज का सर। ये नहीं, वो ठीक है, और यही किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि डैमेज किसका करेंगे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। जहाँ जिस जातीय कैंडिडेट खड़ा करेंगे वहाँ गणित उसी हिसाब से बिगड़ेगा। भाई गणित तो ये होता है ना कि इस पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर कास्ट का है, तो ये भी तो उसी कास्ट का खड़े करेंगे ना जी। 4 मुखिया जी अगर उस कास्ट को सपोर्ट कर दिया उसके कैंडिडेट को, तो हो गया ना, 2,500 वोट ले गए तो बात खत्म तो हो किसका कट गया पता नहीं चला। और ये बार बार ध्यान रखना है कि ये विधानसभा का विधानसभा इलेक्शन का है, चुनाव, लोकसभा का तो है नहीं कि 50,000 मिनिमम मार्जिन होता है। सर इनके ऊपर तेजस्वी ने बड़ा अच्छा आरोप लगाया कि तुम सत्ता में थे और सेकंड पोजीशन पे थे। नीतीश कुमार के बाद अपने आप को उत्तराधिकारी भी कहते थे, सेकंड पोजीशन पर भी थे, अच्छा पदवी था, आपको सरकार चलाने का गुजरात का अनुभव था, जिताने का अनुभव था, फिर भी आपने बिहार के लिए क्या किया। नंबर 1 तो। नंबर 2 आरोप लगाया कि आपके बच्चे दिल्ली में रहते हैं, कल कुछ जीत भी जाओगे हार भी जाओगे दिल्ली चले जाओगे, क्यों रहोगे आप। देखिए सत्ता का कोई अनुभव नहीं है प्रशांत किशोर को जी पहले। आरोप तेजस्वी के क्या मानते हैं तो आप। ठीक है, वो अपनी बात रख रहा है, मैं अपनी बात रख। जी कॉरपोरेट तरीके से आप चीज़ों को एडवर्टाइज करने के एक्सपर्ट हैं, वो अलग चीज़ है। ये तो मार्केटिंग जो पढ़ता है सर, अगर सेफोलॉजी में कन्वर्ट कर दे तो बहुत लोग कर सकता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, नॉट ए बिग क्लेम। अगर इतने बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं और स्ट्रैटेजिस्ट हैं तो उसको जितवा देना जो हार रहा हो, मान जाओ। कांग्रेस जितवा दी थी यूपी में, तो फिर वही चीज़ है। ठीक है, हर कोई अपने को प्रोजेक्ट करता है, मार्केटिंग करनी होती है, वो अपना बड़ा बड़ा व्यवसाय है वो। हाँ एक धंधा है, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। ये बड़े बड़े क्लेम, मैंने इनको जितवा दिया, इनको चीफ मिनिस्टर बना, दावा ठोकते हैं वो सर, फालतू का दावा है, उसमें कोई दम मुझे नजर नहीं आता। वो तो ये भी कहते हैं कि जो मैंने सीखा है, बिहार की धरती ने जो ज्ञान दिया क्या है, सीखा? बुद्धि दी है मुझे, नहीं तो- एक्सपीरियंस है मेरा, वो 3 साल से बिहार के युवाओं को जगा रहा हूं मैं। पूरी बात सुनिए सर, वो कहते हैं अभी तक 1200 परिवार सत्ता चला रहे थे सबसे आज तक, मैं 1200 परिवार के बियॉन्ड मतलब बाहर जाकर के आम जनता के मुखिया को, जनता को जगा रहा हूँ और बिहार की राजनीति में हिस्सेदारी देने का वायदा कर रहा हूँ। बिहार में सब कामयाब नहीं होना है, ये लफेबाजी और अच्छे अच्छे है ना, गुडी गुडी लैंग्वेज में अच्छी अच्छी बातें, उनको सब पता है। हमारे जो यहाँ नैरेटिव बना रहे हैं वो मतलब कामयाब नहीं सर, होगा। नैरेटिव 1000 तरह से लोग बनाता रहता है, वहाँ का आदमी बहुत क्लियर है कि मुझे करना क्या है क्या नहीं करना है। मैं सिर्फ इन चीज़ों से ज़्यादा मतलब इसको सीरियसली नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ये ले रहा हूँ कि ये जो इनके जो कैंडिडेट 2000, 4000, 5000, 6000 लाएंगे, उससे समीकरण कितना खराब होगा। और फिर ये सारा जो हिसाब किताब है ना कि इनका इतना आ रहा है इतना आ रहा है, वो एक बहुत डैमेजिंग होगा। सर 2 क्वेश्चन और हैं सर मेरे प्रशांत किशोर के ऊपर है, प्रशांत पांडे के ऊपर। पहला तो ये बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, ये भ्रष्टाचारी है, 200 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़, एक के बाद एक ताबड़तोड़ खुले में आरोप लगा रहे हैं, खुले में सर, कह रहे और बम फोड़ेंगे हम, इससे डैमेज होगा सर। नहीं, खासतौर सत्ता पक्ष का डैमेज कर रहे हैं। नहीं, बम फोड़े, बम तो ये सब आजकल कोई भी फोड़ फाड़ देता है, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन नहीं, ये वोट में कुछ नहीं, ये सेलेक्टिव बम जो फोड़ रहे हैं लोगों को वहाँ समझ में आ रहा है। सेलेक्टिव वाला वो हाँ, बताया था आपने, हाँ, जातियों पर नहीं फोड़ रहे, दूसरी जातियों को मतलब नेता बम फोड़ रहे हैं। अरे बिहार को बहुत लोगों ने लूटा है, हर किसी को पता है। मैं ही कहिएगा तो आपको 50 का लिस्ट दे दूंगा, उसके बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे? आप 2-4 को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके जो एलिगेशन है वो सही है गलत है, वो तो वेरिफिकेशन के इशू है, राइट। पॉलिटिक्स में पहला चीज़ एकेडमिक्स की तो कोई बात ही नहीं होती है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया तो भ्रष्टाचार केजरीवाल की तरह, केजरीवाल ने दिल्ली बनाया था उस तरह से, वो सब बेकार का चीज़ है। भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया तो आपको 4 ही आदमी पूरे बिहार में भ्रष्टाचारी नजर आया, हाँ, बाकी लोग नजर नहीं आ रहा है। सही बात है। तो आपकी अपनी जाति में कोई नजर नहीं आता कि कौन कितना बड़ा चोर है, हाँ, है ना। वो उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग वहाँ घूम रहा है ऐसे, है ना। ठीक है, नैरेटिव बनाने की कोशिश है। देखिए, मुझे जो समझ में आता है कि जो सारा डिजाइन था इनको आगे करने का, वो बड़ा हौच-पौच हो गया है।
अब दिक्कत है कि जिन्होंने इनको आगे किया वो खुद ही घबराए हुए हैं कि ये गया था कि हमने इसको भेजा था किसी काम के लिए, कर कुछ भी रहा है। सर कुछ कहते हैं कि भस्मासुर साबित होंगे, ऐसा है क्या? किसके लिए होंगे ये नहीं समझ में आ रहा ना। भस्मासुर तो साबित होंगे, जिसने भेजा था। तो प्रॉब्लम वहां पे है। मतलब ये क्लैरिटी किसी को नहीं है, मैं आपको सच्ची बताऊं। और सारी पार्टियां का जो टॉप लीडरशिप है वो सच में घबराया हुआ है। सर मैं एक क्वेश्चन मेरा ये है कि इन्होंने कहा कि अगर मेरे 10-12 विधायक आए तो मैं उन्हें यूज भी नहीं करूंगा, जो चाहे छोड़ के चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी पूर्ण मेजोरिटी आ रही है और आएगी। उससे पहले बता दूं मैं इनको, जो मतलब प्रशांत किशोर कह रहे हैं, अपने बारे में दावा कर रहे हैं, युवाओं को मतलब अपनी तरह आकर्षित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 10-12 हज़ार के लिए युवा, बिहार का युवा बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वायदा है। तो दो विषय हैं, क्या कहेंगे सर आप? इनके वादे से बिहार नहीं चलता है। बिहार में अगर लोग जा रहा है, और सिर्फ हमारे यहाँ जो आपको मैंने कहा ना कि देखिए बिहारी नेचर जो काम का है वो बहुत माइग्रेटरी है। पढ़ने के लिए बिहारी बच्चा बाहर जाएगा ही। मैं आपको एक उल्टी चीज़ बता रहा हूँ। मेरे पास कई वहाँ के नेता हैं, एमएलए वगैरह, मंत्री हैं, बोला हम बिहार में ये करना चाह रहे हैं। हमने कहा बिहार में ये सब फालतू का एक्सरसाइज तुम कर रहे हो। तुम ये काम करो कि जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छे यूनिवर्सिटी है, आप उनसे टाई अप करके बिहार के बच्चों के लिए हॉस्टल खड़ा कर दो, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा सर। जी जी, हाँ, है ना। क्योंकि देखिए ये प्रॉब्लम एक छोटा सा नहीं है। आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी की हालत बहुत ख़राब है, सिर्फ बिहार की हालत ख़राब नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जो ये स्कीम था कि हर यूनिवर्सिटी में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दो जी, मैं तो ये देख रहा हूँ कि बच्चे जब नौकरी नहीं है तो ठीक है, नौकरी करने के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार है, लेकिन एक बार उनकी नौकरी लग रही है तो सबसे पहला काम यही है कि यहाँ से बाहर निकल के अच्छी जगह चले जाए, है ना। ये लोकल, ये हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाला, कि ऐसे लोकल लेवल पे डेवलपमेंट। सर एक लेवल के बाद अच्छे लोग नहीं रुकेंगे। आपने आईआईएम सब जगह खोल दिया, वो सब पलायन कर रहे हैं वो। सर कोई अच्छा डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं है। आपके हरियाणा में झज्जर में है जी, शुरू में चला जाएगा, लेकिन जाने के बाद पहला कोशिश यही है कि हम बढ़िया जगह जाएं, दिल्ली आ जाए। दूसरा एक और एस्पेक्ट है, आज का जो जनरेशन उसका स्पाउस भी जो होता है ना, पढ़ा लिखा होता है। पुराना वाला जनरेशन नहीं है कि पति प्रोफेसर और पत्नी हाउसवाइफ है और देखने में सुंदर है और अच्छा घर मिल जाए, खुश है। वो भी जॉब करती है, उसके लिए बाहर सेटल होना, तो वो अच्छे शहर अच्छे जगह पे। तो ये चीज़ उनको समझना पड़ेगा। एजुकेशन इतना छोटा सा चीज़ नहीं है कि वो हमें समझाएं कि यहाँ क्या करना है। इस पर बिहार पर दोबारा आएंगे हम, विकास पे हम बात करते हैं। वो दावा कर रहे हैं कि मेरी पूर्ण मेजोरिटी आ रही है। वही कहते हैं अगर मेरे एक 243 में से 122 में मेजोरिटी आनी है, वो कह रहे हैं 124 से 30 तक आ रही है मेरी सीटें, इसको भी अपनी मैं हार मान रहा हूँ। मैं जब तक पूर्ण बहुमत के अलावा 2/3 बहुमत नहीं मिलेगा तो मैं अपनी हार मानूंगा। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं। हार मान के क्या करेंगे उसके बाद? फिर से लगूंगा मैं। तो फिर क्या, तो हार क्या मान रहा हो? तो हार ही गए, उनको कुछ नहीं आना है। अच्छा, हाँ, दूसरे का नक्शा बिगाड़ देंगे, ये तय है। वो कहीं से भी सोच रहे हैं कुछ नहीं होना, मैं आपको बता दूं। तो युवाओं को तो उन्होंने बड़ा अच्छा मतलब एक तरह से चारा फेंक रखा है कि भाई 10,000 15,000 के लिए आपको बिल्कुल बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में ऐसा कर देंगे हम, वो फैक्ट्री जो गुजरात जा रही है, महाराष्ट्र जा रही है, बिहार में ही आएंगी और बिहार का युवा एंटरप्रेन्योर बिहार में बनेगा। बिल्कुल नहीं होगा सर, ये सब बेकार का चीज़ है, ये सब हवाबाजी है, पॉलिटिकल हवा, कुछ नहीं होना है। बिहार का युवा जो है माइग्रेटरी नेचर का है, वो अपने फ्यूचर के लिए कहीं जाने के लिए तैयार है, राइट। हाँ, और उस सबको पता है कि अब जो देखिए चीज़ों को, इसको दूसरे नज़रिए से भी देखे ना। माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है, ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत सिंपल और सिंप्लीफाइड हो गया है। आपके पास पैसा है तो कहीं से कहीं चले जाइए, ट्रेन का नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, बाहर में फ्यूचर बहुत है। हाँ, नहीं वही बात कहते हैं, फ्यूचर बाहर बहुत है, बिहार में नहीं है। हम बिहार में डेवलप करेंगे फ्यूचर, ये कह रहे हैं। वो पॉलिटिकल लाइन है, उससे कुछ नहीं होना है। कुछ मिला नहीं, सपना है सिर्फ ये। हाँ बिल्कुल, 15 लाख वाला जो था, कुछ नहीं है सर। हर खाते में 15 लाख आएंगे, कहाँ से आ जाएंगे? ऐसे कहा गया था ना 2014 में, कह रहा वो भी मैंने गढ़ा था शायद। फालतू का चीज़ है ये सब, हवाबाजी है, कुछ नहीं है मेरी नज़र में, कुछ नहीं है मेरी नज़र में, बिल्कुल कुछ। तो डाटा पे आते हैं बिहार में सर हम। पिछली बार जो चुनाव हुआ था तो आरजेडी सबसे ज़्यादा सीट लेके आई थी 75 और बीजेपी 74 लेके आई थी सर। और वोट परसेंटेज की बात करते हैं तो 23.11% करीब बीजेपी लाई थी, और सॉरी आरजेडी, और 19% करीब 20% के आसपास बीजेपी लाई थी। तो वोट परसेंट बीजेपी और आरजेडी का अंतर है, किंतु सीट में अंतर नहीं था। इस बार क्या देखते हैं आप सर, किसका ग्राफ बढ़ेगा? देखिए उसमें चिराग वाला पासवान वाला जो एंगल था, अगले में आएंगे सर, हम अगले में उसको एक ध्यान में रखना है।
जी जी जी। राइट, हाँ है ना। दूसरा आपको राहुल का इमर्जिंग ये है कोलाबोरेशन है, उसको ध्यान में रखना है। जी। ठीक। तीसरा नीतीश जी का हेल्थ एक इशू है, हाँ। गवर्नेंस में कोई डाउट नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, डॉक्टर विजय वर्मा जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं दयाल सिंह कॉलेज में, नालंदा, बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। पूरा बिहार का ज्योग्राफी बताई, पूरा बिहार का इतिहास बताया, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पूरा राजनीति का गणित बता दिया कि कौन सा समाज, कौन सा वर्ग, कौन सा धर्म के लोग, कौन सी जाति के लोग, कौन सी पार्टी के लोग किधर वोट कटवा साबित होंगे, किधर चुनाव जीतने वाले होंगे, और किस समाज का वोट किस मानसिकता के साथ वोट करने जाएगा, और युवा पहली बार वोट करने जाएगा वो क्या सोच के जाएगा, उसमें भी जो छात्रा होगी वो क्या सोचेगी, और वो बॉय होगा, लड़का होगा, वो क्या सोच के जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कौन सा ऐसा विषय है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा मुद्दा है आपको लगता है कि जो पहली बार वोट करने वाले जाएंगे, या जो 2 करोड़ युवा हैं वो क्या सोच के वोट करने जाएंगे बिहार में। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बन रही द पिलर के साथ। नमस्कार। थैंक यू।